1998 में अमेरिका के एक इंतहाई अमीर और मिस्टीरियस बिजनेसमैन कैलबिरिन के यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखा जाए तो ये जगह किसी लग्जरी पैराडाइज से कम नहीं लगती थी। सेफ्टी रिलेटिव बीचेस, ग्रीनरी से घिरा हुआ एनवायरनमेंट, बीच में महल जैसा लग्जरी बेंगलो, आसपास गेस्ट के लिए महंगी विलास, दो बड़े स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट जिम और हत्ता के अपना हेलीपैड। सब कुछ इस बात का एहसास दिलाता था कि ये दुनिया के चंद सबसे एक्सक्लूसिव और सिक्योर प्राइवेट लोकेशन में से एक है। लेकिन इस खूबसूरत पैराडाइज के पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छुपी थी जो बाद में पूरी दुनिया के लिए शौक बन गई। धीरे धीरे लोग इस आइलैंड को एक नया नाम देने लगे, पेडोफाइल आइलैंड। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और ड्रामनी रियलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पे टीन्स गर्ल्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। कोई भी लड़की यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समंदर था। सबको हैरान कर देने वाली बात यह है कि कौन कौन आया करता था। फेमस सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और दुनिया भर के अमीर लोग, और इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रियो, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिन और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग इस आइलैंड पे आए थे। यहाँ इनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल है ये, इस आइलैंड का मालिक कौन था? जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो आज मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल में शामिल किया जाता है। जेफरी एप्स्टीन की जिंदगी का सफर किसी भी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया में एक सिंपल मैथ टीचर था। लेकिन चंद सालों में उसकी जिंदगी ने ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया कि वो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। धीरे धीरे एप्स्टीन ने अपने कनेक्शन और फाइनेंशियल डील के जरिए तकरीबन $600 मिलियन की दौलत जमा कर ली। लेकिन असल ताकत उसकी दौलत नहीं थी, असली ताकत थी उसके कॉन्टैक्ट्स। उसकी दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, इसराइल के साबिक प्रेसिडेंट ओहद बाराक, और मीटिंग दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस, बिलियनियर, बिजनेस टाइकून्स और फेमस सेलिब्रिटीज तक फैली हुई थी। यही पावरफुल नेटवर्क बाद में इस स्कैंडल को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एप्स्टीन का नहीं, सवाल ये है कि उसके पीछे कौन कौन था और कितने पावरफुल लोग इस कहानी का हिस्सा थे। इसी मिस्ट्री ने जेफरी एप्स्टीन के नाम को सिर्फ एक इंडिविजुअल स्कैंडल नहीं बल्कि पावर, पैसा और इन्फ्लुएंशियल की ग्लोबल कहानी बना दिया। एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे हैं। हर मुल्क के लोग खुद से सर्च करने में लगे हुए हैं कि उनके मुल्क के किस नामवर शख्सियत का नाम एप्स्टीन फाइल में मौजूद है। Former Prime Minister Imran Khan is found mentioned in the recently declassified Epstein files. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में एप्स्टीन फाइल्स में इमरान खान का नाम भी मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के बारे में एप्स्टीन फाइल्स में क्या लिखा हुआ। आज की वीडियो में दोस्तों जानते हैं अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच। सब्सक्राइब। मार्च 2005 फ्लोरिडा के पाम बीच एरिया में एक ऐसी कंप्लेंट फाइल होती है जो आने वाले सालों में अमेरिका की सबसे बड़े स्कैंडल के दरवाजा खोलने वाली थी। एक 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक हैरान कर देने वाली कहानी बताती है। वो बताती है कि उसकी एक क्लासमेट ने उसे कहा कि एक बहुत अमीर आदमी के घर सिर्फ मसाज जॉब के लिए जाना है, जहां उसे $200 से $300 मिलेंगे। गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली उस लड़की के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। लेकिन जब वो उस घर पहुंचती है तो वहां जो कुछ हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना लम्हा बन गया। वहां मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन था, जिसने उस लड़की का सेक्सुअल एब्यूज़ किया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें लगा शायद ये एक सिंगल इंसिडेंट होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके सामने एक शॉकिंग पैटर्न उभर कर आया। जब पहली विक्टिम से पूछा गया कि वो किसी और लड़की को जानती है जो वहां गई हो, उसने 2 नाम दिए। Gillen grabbed one foot, I grabbed the other. उन 2 लड़कियों से पूछा गया, उन्होंने 2 और नाम बताए। I also brought other girls. I brought my friends. और फिर यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही महीनों के अंदर पाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम आइडेंटिफाई कर लिए और इन्वेस्टिगेशन से ये अंदाज़ा लगने लगा कि असल नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है।
but anywhere from 50 to 70 girls. I know that. सबसे दिल तोड़ देने वाली बात यह थी कि ज्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की कम उम्र लड़कियां थीं। At 14, I would 16-year-old girl again. What would I was 19. जो अक्सर गरीब या अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आती थी, जहां उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि यह सब कुछ रैंडम नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज रिक्रूटमेंट सिस्टम चल रहा था। हर लड़की को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते अगर वो किसी नई लड़की को लेकर आती। इस तरह एक पिरामिड स्टाइल चेन बन गई, जहां एक विक्टिम दूसरी विक्टिम को सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराती और धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता चला गया। anywhere from 50 to 70 girls. I know that. ये वो लम्हा था जब अथॉरिटीज़ को समझ आया कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क है, जिसका असल स्केल अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया था। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस तैयार कर लिया कि लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स, विटनेस और कलेक्ट एविडेंस सब एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये कोई छोटा क्राइम नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। जुलाई 2006 में केस की सीरियसनेस को देखते हुए FBI भी ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लीप ईयर। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको तक विक्टिम्स की 36 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और एप्स्टीन्स पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? उस वक्त लग रहा था कि अब एप्स्टीन को जिंदगी भर की जेल की सजा मिलेगी, लेकिन जब पुलिस ये एक्सेप्ट कर रही थी कि जस्टिस होने वाला है, तब कहानी के पीछे एक ऐसा ट्विस्ट चल रहा था जिसके बारे में किसी को खबर भी नहीं थी। बैकग्राउंड में फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के लॉयर के साथ एक सीक्रेट डील फाइनल कर रहे थे। इस डील के मुताबिक एप्स्टीन ने सिर्फ 2 छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस एक्सेप्ट किए I pled guilty to solicitation of prostitution. और बदले में उसे और उसके कई एसोसिएट को बाकी तमाम सीरियस क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह एग्रीमेंट इतना सीक्रेट रखा गया कि डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया गया और विक्टिम्स को भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। 13 जून 2008 को जब कोर्ट का फैसला सामने आया तो लोग हैरान रह गए। 13 months of an 18-month sentence. इतने संगीन इल्जामात के बावजूद एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी था। जेल में उसे आम कैदी की तरह नहीं रखा गया। उसे स्पेशल परमिशन दी गई कि वो हफ्ते के 6 दिन रोजाना 12 घंटे लग्जरी ऑफिस जा सकता है, यानी असल में वो सिर्फ रात को जेल में सोता था। और फिर जुलाई 2009 में अपनी सजा मुकम्मल होने से 5 महीने पहले ही एप्स्टीन को रिलीज कर दिया गया। A few steps, a smile, and a wave to the deputy at the door. ये वो लम्हा था जब कई लोगों ने पहली बार महसूस किया इस केस में सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं चल रही, बल्कि पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस का ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो सिस्टम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये सब उस डील का नतीजा था जो अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को दिलवाई थी और बाद में अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। जेल से रिलीज होने के बाद जेफरी एप्स्टीन की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आया। वो फिर से अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में वापस आ गया। प्राइवेट जेट में दुनिया भर का सफ़र, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और अपने प्राइवेट आइलैंड पर लेविश पार्टीज। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे केस ख़त्म हो चुका है और एप्स्टीन हमेशा के लिए बच निकला। लेकिन दुनिया के कोने में एक ऐसी शख्सियत थी जो इस कहानी को ख़त्म होने देने के लिए तैयार ही नहीं थी। 2009 एप्स्टीन के रिहा होने के बाद से ही मियामी हार्लेट की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने इस केस को छोड़ने की बजाय सालों तक इस पर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। वो विक्टिम से मिलती रहीं, पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में स्टडी करती रहीं और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर सामने ला रही थी जो दिखाती थी कि सिस्टम ने कई जगहों पर फेल होकर एप्स्टीन को बचाने का मौका दिया। नवंबर 2018 में जूली के ब्राउन ने प्रिजर्वेशन ऑफ जस्टिस के नाम से एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन सीरीज पब्लिश की। इन रिपोर्ट्स में सिर्फ एप्स्टीन का क्राइम ही नहीं बल्कि वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी एक्सपोज किए गए जिन्होंने उसे सालों तक अकाउंटेबिलिटी से दूर रखा। जैसे ही ये रिपोर्ट्स पब्लिक हुई, मीडिया में एक नई वेव शुरू हो गई। पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा, सोशल मीडिया पर डिबेट तेज हो गई और अथॉरिटीज़ पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ज़बरदस्त प्रेशर पड़ने लगा।
ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से जेफरी एप्स्टीन का केस एक बार फिर से जिंदा हो गया और न्यूयॉर्क में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। और इस बार दुनिया की नज़र पूरी तरह इस पर टिक चुकी थी। जूली ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 80 से ज़्यादा विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए, जिनमें से 8 का उसने इंटरव्यू लिया और पब्लिक कर दिया। जुलाई 2019 में सालों की इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक प्रेशर के बाद जेफरी एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। Billionaire Jeffrey Epstein has been arrested on new sex trafficking charges. इस बार उस पर सीरियस फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस लगाए गए और अगर वो गिल्टी प्रूव होता तो उसे 45 साल तक सजा हो सकती थी। दुनिया भर की नजरें इस केस पर टिक चुकी थी क्योंकि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे फाइनली एप्स्टीन्स के नेटवर्क और उसके पावरफुल कनेक्शन का राज कोर्ट में सामने आएगा। लेकिन जब लोग जस्टिस का इंतजार कर रहे थे तब 10 अगस्त 2019 को कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ और ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल में डेड पाए गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उसे बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए सुसाइड किया, मगर इस इंसिडेंट के साथ ही कई ऐसे सवालात उठ खड़े हुए जिन्होंने लोगों को शक में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात जेल में सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और कुछ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं हुए थे। ये सब कोइंसिडेंस इतना यूजुअल लगा कि तुरंत ही दुनिया भर में कंट्रोवर्सीज थ्योरीज फैलने लगी। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं किया, Did Jeffrey Epstein hang himself or did somebody kill him? बल्कि उसे चुप करवाने के लिए मर्डर किया गया है। इन लोगों में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी शामिल थे और कुछ वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट करते हुए कहा जेफरी एप्स्टीन ख़त्म किया गया है क्योंकि उसके पास बिल क्लिंटन के सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन थे, इसलिए उसे बिल क्लिंटन ने ख़त्म करवा दिया। ये मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये वो लम्हा था जहाँ से एप्स्टीन केस एक नॉर्मल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से निकलकर ग्लोबल मिस्ट्री और अनआंसर्ड क्वेश्चन की कहानी बन गया। ऐसी कहानी जिसमें आज तक लोग ये पूछते हैं क्या एप्स्टीन वाकई खुद मरा या किसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल पॉलिटिक्स और भी बड़ा इशू बन गया। 2004 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एप्स्टीन फाइल एक पावर पॉलिटिकल टॉपिक बनकर सामने आई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये वादा किया कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए तो एप्स्टीन से मुतल्लिक तमाम फाइल्स पब्लिक कर दी जाएंगी ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि इस स्कैंडल में किन किन पावरफुल लोगों का नाम शामिल है। जनवरी 2005 में इलेक्शन जीतने के बाद पब्लिक का इंतज़ार और भी बढ़ गया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे जो सालों से सीक्रेट रखे गए थे। लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप गवर्नमेंट के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल को बोरिंग टॉपिक बोल रहे थे। It's pretty boring stuff. और कह रहे थे ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी का हुक है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। Democrat hoax that never ends. ट्रंप ने FBI के लिए भी कहा कि एप्स्टीन फाइल पर अपना वक्त ज़ाया ना करें, किसी और काम पर फोकस करें। इस सब के बाद ट्रंप के सपोर्टर्स सवाल करने लगे कि ट्रंप खामोश क्यों है। इस पे एलोन मस्क जो कि ट्रंप के करीबी साथी भी हैं, उन्होंने पहले ट्वीट किया एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम भी है और बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। और फिर जब लोगों ने खुद से रिसर्च स्टार्ट की जो सामने आया वो बहुत शॉकिंग था। ट्रंप और एप्स्टीन बहुत पुराने दोस्त थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन 20 साल तक बहुत करीबी दोस्त रहे। 1980s में ये दोस्ती स्टार्ट हुई, 90s में ये दोस्ती गहरी हो गई। एप्स्टीन और ट्रंप हर जगह हर पार्टी में साथ होते थे। ट्रंप एप्स्टीन के जेट में सफ़र करते थे जहां एप्स्टीन लड़कियों को अब्यूज़ करता था। वो मॉडल स्टेसी विलियम के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के लिए लड़कियां ट्रॉफी की तरह थी। उन्होंने बताया कि 1993 में जब वो एप्स्टीन को डेट कर रही थी तो वो ट्रंप टावर गई। ट्रंप ने उन्हें अपने पास खींचा और गलत तरीके से टच किया और एप्स्टीन ये सब देखकर खुश हो रहा था कि उसके पास ऐसी मॉडल है जिसका पीछा ट्रंप करता है। और एक दूसरी विक्टिम के मुताबिक जिन पार्टीज़ में एप्स्टीन उन्हें जिन गेस्ट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करता था उनकी हर पार्टी में ट्रंप भी मौजूद होते थे। साल 2002 में खुद ट्रंप ने भी एप्स्टीन के बारे में कहा था ही इज़ अ लॉट ऑफ फन टू बी विद, इट इज़ इवन सेड दैट ही लाइक ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मैनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड। इट मीन्स कि ट्रंप को पता था कि एप्स्टीन को यंगर वुमेन पसंद है। ट्रंप ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ कमबैक में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी साइन किया, जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। इसी दोस्ती की वजह से ये बात फैलने लगी
कि क्या ट्रंप भी उन लोगों में शामिल नहीं है क्या, जिनकी कोई डैमेजिंग डिटेल एप्स्टीन फाइल में शामिल हो, इसीलिए वो सारी फाइल पब्लिक नहीं हो रही। पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसमें डिमांड की गई कि एप्स्टीन फाइल रिलीज़ की जाए, और ट्रंप के ना चाहते हुए भी 19 नवंबर को इस बिल पे साइन करना पड़ता है। President Donald Trump has signed the bill to release the files on Jeffrey Epstein. अब ट्रंप के सपोर्टर्स एक्साइटेड थे कि छुपे हुए राज बाहर आएंगे, बिल क्लिंटन और ऐसे बहुत से नाम भी बाहर आएंगे। फिर 19 दिसंबर 2025 को सिर्फ कुछ हज़ार डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए और 23 दिसंबर 2025 को 30,000 और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन जब लोगों ने उन फाइल्स को डिटेल में देखा, एक और शौक सामने आया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सी लाइंस थी, नाम और डेट्स ब्लैक मार्कर से रीटेक्ट की गई थी, यानी असल इंफॉर्मेशन का बड़ा हिस्सा छुपा दिया गया था। कई पेजेस ऐसे थे जहां आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ब्लैक आउट थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स को समझना मुश्किल हो गया। लेकिन इन फाइल्स में जो देखने को मिला वो बिल क्लिंटन के बारे में कम था, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज़्यादा था। बार बार एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम सामने आया। एक ईमेल के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के प्लेन से 8 बार ट्रैवल किया। वही ट्रंप जो कहते थे कि वो एप्स्टीन के प्लेन में कभी बैठे ही नहीं। और इसी तरह 2019 में भेजे गए एक ईमेल में लिखा था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब पता था। उन्होंने मैक्सवेल से ये सब बंद करने को कहा था। और भी बहुत शॉकिंग खुलासे हुए। एक ड्राइवर ने FBI को कॉल करके बताया कि 4 साल पहले मेरी गाड़ी में ट्रंप बैठे थे और उन्होंने एप्स्टीन को कॉल की हुई थी और वो आपस में किसी लड़की को अब्यूज़ करने की बातें कर रहे थे। जब 4 साल के बाद एक औरत के साथ मैंने ये बात शेयर की तो वो रोने लगी। उस लेडी ने ड्राइवर को बताया कि उसका एप्स्टीन और ट्रंप ने अब्यूज़ किया। और एक हैरान कुन नए इंकशाफ में पाकिस्तान की कैद में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम रिसेंटली डिक्लासिफाइड एप्स्टीन फाइल में सामने आया, जिसने नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। जेफरी एप्स्टीन के जुलाई 2018 के ईमेल में दिखाया गया कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के इलेक्शन पर जीत पर खुली दुश्मनी का इजहार कर रहा था। ईमेल्स में एप्स्टीन ने इमरान खान को उर्दुगान, केमिनाई और जी और प्यूटन से भी ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा करार दिया। Now, in the emails, Epstein calls him a much greater threat to peace than Erdogan, Khomeini, Xi or Putin. बाद में उसने अपनी तफ्शीश की वजह पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार बताई, Reportedly citing Pakistan's nuclear weapons as the reason for his concern. मज़ीद जो भी इंकशाफ होंगे हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्रीज में आपको ज़रूर बताएंगे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी भी 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक नहीं किए गए। इसी वजह से आज भी दुनिया भर में ये सवाल ज़िंदा है कि एप्स्टीन नेटवर्क का असल स्केल क्या था और किन पावरफुल लोगों के नाम अभी तक फाइल्स में छुपे हुए हैं। आज भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है, जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर असल में कौन कौन आता था? किन पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिलियनियर और सेलिब्रिटीज़ का नाम अभी भी उन फाइल्स के अंधेरों में छुपे हुए हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या कभी पूरी सच्चाई बिना किसी रिडक्शन के दुनिया के सामने आ पाएगी? हर साल कुछ नए डॉक्यूमेंट्स, कुछ नए लीक्स और कुछ नए क्लेम्स सामने आते हैं, लेकिन कहानी अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में और भी नाम एक्सपोज हो और दुनिया को पता चले कि ये स्कैंडल सिर्फ एक आदमी का नहीं था, बल्कि एक पूरी पावरफुल नेटवर्क की कहानी थी, जहां पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस मिलकर सिस्टम से भी ज़्यादा ताकतवर बन गए। ये थी जेफरी एप्स्टीन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जब पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस एक ही जगह जमा हो जाएं तो सच्चाई को कुछ अरसे तक ज़रूर छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और शायद इसीलिए दुनिया आज भी इंतज़ार कर रही है उस दिन का जब इन फाइल्स की पूरी सच्चाई बिना किसी ब्लैक मार्कर के सबके सामने आ जाएगी। ये तो सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की कहानी थी। अभी इससे जुड़े बहुत से लोगों की स्टोरीज सामने आएंगी। इसके साथ कौन कौन था, इसका साथ किस किस ने दिया, गैलिन मैक्सवेल का क्या रोल था, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इस स्टोरी में गैलिन मैक्सवेल का था। गैलिन मैक्सवेल कौन थी? वॉच नेक्स्ट वीडियो, गैलिन मैक्सवेल, द मेन क्राइम पार्टनर ऑफ जेफरी एप्स्टीन। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलिंग एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।